हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एडुटेरिया अभ्यास टेस्ट सीरीज जो 17 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बनाया गया है एडुटेरिया के द्वारा, उसका एनालिसिस करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग 150 क्वेश्चन जैसे बीपीएससी में होते हैं, इसके एग्ज़ाम जो लिए गए थे एडुटेरिया के द्वारा, उसके क्वेश्चंस को आंसर्स के साथ हम लोग देखेंगे। तो पहला सवाल है, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्दों के आधार पर कीजिए। भारत में सबसे प्राचीन और पठनीय शिलालेख मौर्य सम्राट अशोक के हैं। वे आमतौर पर ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी में किस लिपि और किस भाषा में लिखे गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मी और प्राकृत, यानी आंसर बी सही होगा, यानी वो ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। थोड़ा इसके बारे में और जान लेंगे। भारत में सबसे प्राचीन और पठनीय शिलालेख मौर्य सम्राट अशोक के हैं। वे आमतौर पर ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी में ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। ये शिलालेख मौर्य इतिहास और अशोक की उपलब्धियों को जानने का प्रमुख स्रोत है। 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक का उन्हें दो अशोक स्तंभ मिले, एक उत्तर प्रदेश के मेरठ में और हरियाणा के टोपरा नामक स्थान पर। फिरोज शाह तुगलक उन शिलालेखों को दिल्ली ले आया और अपने साम्राज्य के विद्वानों को इन शिलालेख को पढ़कर समझने को कहा, लेकिन वे इसे पढ़ने में विफल रहे थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी, ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में। सेकंड, नव पाषाणकालीन बस्तियों को अवस्थिति कहाँ है इससे सुमेलित करना है। तो जैसे चिरांद, बुरजहोम, कोल्डिहवा, उतनूर और पिकली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 3, 4, 1, 2, 5। चिरांद जो है ये हम लोग जानते हैं, ये बिहार में है, सारण में। बुरजहोम जो है ये कश्मीर में है, ये 4 हो जाएगा इसका। उसी तरह से कोल्डिहवा जो है ये उत्तर प्रदेश में है, इसका 1 हो जाएगा। उतनूर या उतनूर आंध्र प्रदेश में है, तो इसका सेकंड हो जाएगा। और बच गया पिलीकल, ये कर्नाटक में है। तो इस तरह से इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। मोहनजोदाड़ो के प्राप्त महान स्नानागार का परिमाप कितना था, यानी उसका पेरीमीटर क्या था ये बताना है, यानी लंबाई, चौड़ाई, गहराई, इसका परिमाप क्या था ये बताना है। तो 11.88 मीटर लंबा था और 7.01 मीटर चौड़ा था तथा 2.43 मीटर गहरा था। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस धातु युग से संबंधित मानी जाती है? यह कांस्य युगीन था। हड़प्पा सभ्यता किस धातु युग से संबंधित मानी जाती है? तो ये कांस्य युगीन इसका आंसर हो जाएगा। ऐतिहासिक विकास क्रम में सभ्यता संस्कृतियों के विकास निम्न क्रम में हुआ है। सबसे पहले पुरापाषाण, फिर मध्यपाषाण, फिर नवपाषाण, फिर ताम्रपाषाण, उसके बाद कांस्य युगीन और फिर लौह युगीन हुई थी। जहाँ तक हड़प्पा सभ्यता का प्रश्न है, तो यह एक कांस्ययुगीन सभ्यता की कोटि में रखा जाता है। किसी भी अन्य कांस्ययुगीन सभ्यता की तुलना में इस सभ्यता में स्वास्थ्य, सफाई और स्वच्छता पर अधिक ध्यान दिया गया था। तो ये ध्यान रखेंगे, हड़प्पा सभ्यता किस धातु युग से संबंधित है? तो कांस्य युग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार ऋग्वेद के किस अध्याय में आया है? तो ये 10वें अध्याय में आया है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, जनपद शब्द। जनपद शब्द पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है इसका उल्लेख। हालांकि चारों वेदों में जन शब्द या कबीलियाई लोग का उल्लेख बहुत बार हुआ है, लेकिन वहाँ जनपद या लोगों के आवास का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। तो यह शब्द सबसे पहले उत्तर वैदिक ग्रंथ ब्राह्मण में मिलता है, जो कि ईसा पूर्व 800 से पहले का नहीं है। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 7 देखते हैं, जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट, जैन धर्मों के सिद्धांत के प्रचार के लिए पाली भाषा को अपनाया गया। धर्म से जुड़े साहित्य की रचना अर्धमगही में किया गया है। थर्ड है, 6वीं शताब्दी में पाटलिपुत्र में जैन ग्रंथों के संकलन का काम पूरा किया गया।
और फोर्थ है जैन धर्मावलंबियों ने कन्नड़ भाषा के विकास में पर्याप्त योगदान दिया है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, केवल 2 और 4। 2 और 4 सही है, जबकि 1 और 3 गलत है। जैन धर्म के सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के लिए पाली भाषा को अपनाया गया है, ये गलत है। प्राकृत भाषा को अपनाया गया था। सेकेंड, अधिकांश जैन धर्म से जुड़े साहित्य की रचना अधमगही भाषा में की गई है, इसलिए ये कथन बिल्कुल सही है। थर्ड, जैन ग्रंथों के संकलन का कार्य 6वीं शताब्दी में पाटलिपुत्र में नहीं लेकिन वल्लभी गुजरात में पूरा किया गया था, इसलिए यह भी सही है। ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है, पाटलिपुत्र में, लेकिन कहाँ हुआ था, वैशाली में। वैशाली में नहीं हुआ था, वल्लभी गुजरात में। ये हुआ था वल्लभी गुजरात, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। फोर्थ, जैन धर्मावलंबियों ने कन्नड़ भाषा के लिए पर्याप्त योगदान दिए थे, तो ये सही है। फोर्थ का भी ऑप्शन सही हो गया, तो सेकंड और फोर्थ ये ऑप्शन सी हो गया। एट्थ है, यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित होने वाली प्राचीनतम भारतीय साहित्य ग्रंथ कौन सा था? तो ये था अभिज्ञान शाकुंतलम। आप लोग जानते हैं इसके लेखक कालिदास थे। गुप्त काल साहित्य और कला की दृष्टि से भारतीय इतिहास का एक समृद्ध काल था। गुप्त काल की साहित्यिक प्रसिद्धि कविता कालिदास की रचना से हुई, जिसका काल 4वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 5वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। वे संस्कृत साहित्य के महान कवि थे। उनकी कृति अभिज्ञान शाकुंतलम का विश्व साहित्य में शीर्ष स्थान है। यह राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी से संबंधित है, जिनका पुत्र भरत बहुत बड़ा शासक बना। इसी भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद होने वाले प्राचीनतम भारतीय साहित्य अभिज्ञान शाकुंतलम ही था। भगवत गीता ऐसा दूसरा ग्रंथ था। तो चूंकि यहाँ पहला प्राचीनतम ग्रंथ पूछा है तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया। सेकंड अगर कहता तो फिर इसका आंसर होता भगवत गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, पाल शासक धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। सेकंड, पाल शासक देवपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। थर्ड है, पाल शासक बौद्ध मत के संरक्षक थे। और फोर्थ है, पाल शासकों ने ब्राह्मणों को खूब दान दिया था। इसका आंसर हो जाएगा डी, केवल 3 और 4। कौन से कथन सत्य हैं? केवल 3 और 4, यानी पाल शासक बौद्ध मत के संरक्षक थे और उन्होंने ब्राह्मणों को खूब दान दिया था, ये सही है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने नहीं किया था, बल्कि 5वीं शताब्दी में गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। तो इसलिए ये क्वेश्चन, इसका स्टेटमेंट रॉन्ग है। नालंदा विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त फर्स्ट ने बसाया था, तो ये इसको याद रखेंगे। बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है विक्रमशिला महाविद्यालय। इसकी स्थापना देवपाल ने नहीं किया था, धर्मपाल ने किया था, तो ये ध्यान रखेंगे। बाकी ये दोनों तो सही ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने गंगई कोंड चोल यानी गंगा का चोल विजेता की उपाधि धारण की थी? तो ये राजेंद्र प्रथम ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा बी, राजेंद्र प्रथम ने गंगई कोंड चोल यानी गंगा का चोल विजेता की उपाधि ग्रहण की थी। राजेंद्र प्रथम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कलिंग के रास्ते बंगाल तक का अभियान राजेंद्र प्रथम के शासनकाल के सबसे उल्लेखनीय कृतियों में से एक था। इसमें चोल सेनाओं ने गंगा नदी पार करके 2 स्थानीय राजाओं को हराया था। इस विजय की स्मृति में राजेंद्र प्रथम ने गंगई कोंड चोल की उपाधि धारण की थी। तो इसका सही आंसर हो गया राजेंद्र प्रथम, यही गंगई कोंड चोल की उपाधि धारण किए थे। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक का मूल नाम उलूग खान था? ये तो आप लोग बता ही सकते हैं, बलबन इसका सही आंसर है। बलबन जो 1266 से 87 तक राज किया था, दिल्ली सल्तनत का एक शक्तिशाली शासक था। उसका मूल नाम उलूग खान था और वह तुर्की मूल का सरदार था। गद्दी पर बैठने के पूर्व वह नासिरुद्दीन महमूद के साथ अपनी पुत्री का विवाह करके अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया था। तो उलूग खान किसका नाम था? बलबन का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 जिसमें कि सल्तनत काल के विभाग हैं और सूची 2 उनका कार्य क्या था? इसको सुमेलित करना है और दूसरे सूचियों
ये जो सूची दिया हुआ है इसके कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनना है। जैसे दीवाने बंदगान, दीवाने इंसा, दीवाने अर्ज और दीवाने रिसालत। और ये सूची 2 में वो कौन सा विभाग था जिसको कि ये कहा जाता था। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। दीवाने बंदगान जो था ये दास विभाग था, जबकि दीवाने इंसा जो था ये राजकीय पत्राचार था। दीवाने अर्ज जो था ये सैन्य विभाग था और दीवाने रिसालत धार्मिक प्रबंधन को संभालता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 का ए। मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मीर बख्शी मुगलकालीन साम्राज्य की गुप्तचर और सूचना सेवाओं का प्रमुख होता था। सेकंड है, मुगल काल में गुप्तचर अधिकारी को वाक्यानवीस कहा जाता था। और थर्ड है, मुगल काल में सूचना अधिकारी को बरीद कहा जाता था। इसमें बताना है कौन से कथन सत्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। मीर बख्शी साम्राज्य की गुप्तचर और सूचना सेवाओं का भी प्रमुख होता था। गुप्तचर अधिकारी बरीद गुप्तचर अधिकारी को कहा जाता था और सूचना अधिकारी वाक्यानवीस होते थे। तो ये उल्टा लिखा गया है, वाक्यानवीस सूचना अधिकारी होते थे और बरीद गुप्तचर अधिकारी होते थे। तो इस तरह से सेकंड और थर्ड गलत हो गया, तो हमारे पास बचा केवल वन सही है। मीर बख्शी मुगलकालीन साम्राज्य की गुप्तचर और सूचना सेवाओं का प्रमुख होता था, ये सही है। नेक्स्ट है 14। इसमें भी दो सूची दी हुई है, सूची 1 सूची 2, इसको मिलाना है। पहला, विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा छीना था। तो विजयनगर का पहला शासक हरिहर द्वितीय था जिसने बहमनियों से गोवा छीना था। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, ए का आंसर हो जाएगा 3, हरिहर द्वितीय। तो अब देख सकते हैं अगर एलिमिनेशन मेथड लगाएं यहाँ पर तो ए और सी तो खत्म हो गया, बच गया ए का 3 में ये। अब बी का 4 कॉमन है, तो निश्चित रूप से किस शासक के दरबार में अष्टदिग्गज कवियों को आश्रय प्रदान किया गया था। तो ये कृष्णदेव राय के समय में किया गया था, ये आपको पता भी होगा और ऐसे हम लोग एलिमिनेशन मेथड लगा करके निकाल भी सकते हैं। तो बी का हो जाएगा 4। अब सी का ऑप्शन 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, यहीं से एलिमिनेट हो जाएगा आगे का आंसर। सी कह रहा है किस शासक के काल में यात्री अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। तो विजयनगर के बुक्का प्रथम ने तो इसका आंसर हो जाएगा 1, यानी कि देवराय द्वितीय के समय में यात्री अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। तो ये इसको इससे मिला देंगे तो इस तरह से अपना 1 हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, ई का 6 और एफ का 5 हो जाएगा। यानी किस शासक के काल में यात्री अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। तो ये देवराय द्वितीय के समय में अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। तो ये बुक्का प्रथम था जिन्होंने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। तो ये 2 में आ जाएंगे। गुगरी महल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये मान सिंह के द्वारा की गई थी, तो ई का 6 हो जाएगा। तो बच गया 5, जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर 5, 5, 6 कॉमन था, तो यहाँ से हम लोग एलिमिनेट नहीं कर सकते थे। इसके लिए हम लोग को या तो सी या तो डी का पता होना जरूरी था। तो सी का भी पता है अगर आपको आंसर, तो अभी आप इसको एलिमिनेट कर लेंगे, या डी भी पता है तो भी एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सूची 1 को 2 से फिर अगेन मिलाना है और इसके कूट दिए हुए हैं। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था। तो जानते हैं पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 ईस्वी में अधिकार किया था, तो ए का हो गया 3। अब आइए हम लोग पहले देखते हैं क्या इसमें हम लोग का काम करेगा एलिमिनेशन मेथड। तो ये सी या डी में ए का 3 है, तो 1 ए और बी अपने आप एलिमिनेट हो गया। तो अब इसका आंसर या तो सी होगा या तो डी होगा। अगेन बी में देखिएगा तो दोनों में ही 1 कॉमन है, तो सेकेंड का आंसर तो 1 हो जाएगा। तो पुर्तगालियों ने अपना पहला किला कोचीन में कब स्थापित किया था। तो ये 1503 में किया था। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के पुर्तगाली क्षेत्रों के लिए
भारत में प्रथम गवर्नर कब बनाया गया था? तो सी का आंसर आपको अगर पता हो तो ये 1505 में बनाया गया था, तो सी का 2 हो जाएगा, तो डी का 4 हो जाएगा। पुर्तगालियों ने गोवा को अपनी राजधानी 1530 ईस्वी में बनाया था। तो इस तरह से अगर मिलाया जाए तो हमारा सी सही आंसर हो जाएगा, 3124। तो यहाँ पर देख सकते हैं एलिमिनेशन मेथड लगा करके हम लोगों ने 50% तो ऐसे ही एलिमिनेट कर दिया। अब सी और डी के बीच में बच गया, तो इसको हम लोगों ने इस तरह से बना लिया। 16th है, उत्तर मुगलकालीन राज्य और सूची यानी संस्थापक को मिलाना है हम लोगों को। तो बंगाल का नवाब कौन था? तो मुर्शीद कुली खान था, ये तो जानते ही होंगे। अवध सआदत खान थे। हैदराबाद निजाम उल मुल्क, और मैसूर राज्य में हैदर अली थे। तो ये इस तरह से इसको मिला लेंगे। तो बंगाल का मुर्शीद कुली खान, ए का 3 हो गया। तो देख सकते हैं अगेन ए और बी में 3 है, सी और डी में 2 है, तो ये दोनों ही आउट हो जाएंगे। तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो बी का दोनों ही 2 है, सी का 1 और 4 है। तो सी का हम लोगों ने देखा हैदराबाद का 4 होगा, तो 4 वाला बी है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं। बंगाल के निम्नलिखित नवाबों का शासन क्रम काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर दीजिए। इसमें 4 नाम दिए हुए हैं। इन नवाबों का शासन कैसे कैसे, कौन पहले आया कौन बाद में, इसको हम लोगों को व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले तो मुर्शीद कुली खान का शासन था, ये तो हम लोग जानते ही हैं, देख रहे हैं सब में ही 1 है। उसके बाद शाह शुजा थे, तो 1 के बाद 4 हो जाएगा। तो 1 के बाद 4 अगर हम लोग यहाँ देखें तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, सी में, तो अदरवाइज सारे के सारे ऑटो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1432, यानी सबसे पहले मुर्शीद कुली खान, फिर शाह शुजा, फिर सरफराज खान और फिर अलवर्दी खान थे। तो ये इनका कालक्रम हो जाएगा। नेक्स्ट, रिंग फेंस यानी घेर की नीति का प्रणेता कौन था? तो ये वारन हेस्टिंग्स थे इसके प्रणेता। रिंग ऑफ फेंस यानी घेर की नीति का प्रणेता बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स थे। वारन हेस्टिंग्स ने गवर्नर जनरल के रूप में जब पद संभाला, तब अंग्रेज भारत में मैसूर, मराठा और हैदराबाद जैसे शक्तिशाली राज्यों का सामना कर रहे थे। अतः उसने रिंग फेंस की नीति का अनुसरण किया, जिसका उद्देश्य बफर जोन्स बनाकर कंपनी की सेवाओं का रक्षा करना था। तो इसका प्रणेता कौन था? वारन हेस्टिंग्स था। 19, फराइजी कौन थे? तो ये हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। इसका आंसर बी हो जाएगा। फराइजी विद्रोह के बारे में जान लेंगे। फराइजी विद्रोह 1838 से 57 ईस्वी पूर्वी बंगाल में फरीदपुर में दादू मियाँ के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध चलाया गया था। एक सशक्त विद्रोह था। फराइजी लोग हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा स्थापित एक मुस्लिम पंथ के अनुयायी थे। शुरुआत में इस आंदोलन का उद्देश्य इस्लाम में सुधार करना था, लेकिन आगे चल के इसका उद्देश्य बंगाल से अंग्रेजों को बाहर निकालना हो गया। तो फराइजी कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। 1857 की क्रांति के नायक मंगल पांडे को कब फांसी की सजा दी गई थी? ये दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। इसका डेट आपको याद रखना होगा। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई थी। 1857 ईस्वी की क्रांति का सूत्रपात बैरकपुर छावनी के स्वतंत्रता प्रेमी सैनिक मंगल पांडे ने किया था। 29 मार्च 1857 को नए कारतूसों के प्रयोग के विरुद्ध मंगल पांडे ने आवाज उठाई थी और अपनी यूनिट के अंग्रेजी सार्जेंट मेजर पर गोली चलाई थी। अंततः अंग्रेजी सेना ने उन्हें काबू कर लिया और 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी की सजा दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण पर विचार करें तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। कथन, 19वीं शताब्दी के सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। कारण, सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के जड़ में बुद्धिवाद, मानवतावाद तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे विचार थे, जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। तो ये दोनों ही सही है और ए का सही व्याख्या आर है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 22 देखेंगे। इसमें मिलान करना है। थोड़ा सा मैं इसको और जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए।
बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, बंग भाषा प्रकाशिका सभा और बॉम्बे एसोसिएशन। बताना है इसके स्थापना का क्रम क्या है, वर्ष क्या है। तो बंगाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी जो था, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी भी कहते हैं इसको, 1843 में स्टेब्लिश हुआ था। तो ये इसका हो जाएगा 2। तो ए का 2 अगर देखेंगे हम लोग फिर अगेन, तो 1 और 4 खत्म हो जाएगा। अब या तो बी या तो सी इसका आंसर होगा। डी नंबर देखिए, दोनों का ही ऑप्शन सेम है 4, यानी कि बॉम्बे एसोसिएशन जो है 1836 में स्थापित हुआ था। तो इस तरह से हम लोग को 2 आंसर तो मिल गए हैं, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में और बॉम्बे एसोसिएशन 1836 में। अब ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन या बंग भाषा प्रकाशिका सभा दोनों से किसी एक का अगर आपको पता होगा, जैसे बंग भाषा प्रकाशिका सभा 1836 में, डी का 4 यहाँ था, हमने गलती से 1 लगा दिया था, इसको इरेज कर देते हैं। तो बंग भाषा प्रकाशिका सभा 1836 में बना था। तो सी का ऑप्शन ए 1 हो जाएगा। तो सी का ऑप्शन इसका 1 हो जाएगा। डी का तो 4 है ही, ए का 2 हमें पता था, तो बी का 3 हो जाएगा। तो बी का हो जाएगा 3, 1851। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, 2314। अगेन एक बार मैं इसको फिर से कर देता हूँ। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में हुई थी। तो ये फर्स्ट के लिए हो जाएगा, यानी ए के लिए हो जाएगा 2। और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1851 में हुई थी। तो ये हो जाएगा बी। बंग भाषा प्रकाशिका सभा, इसकी स्थापना 1836 में हुई थी। तो ये सी हो जाएगा। और बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में बना था। तो ये डी हो जाएगा। तो इस तरह से, तो इसमें एलिमिनेशन मेथड लग रहा है, ये याद रखिए, क्योंकि इतना डेट याद रखना तो मुश्किल है। एलिमिनेशन मेथड लगा करके ही इसका आंसर निकालना ज़्यादा सही रहेगा। नेक्स्ट 23rd है, इसमें भी हम लोगों को मिलान करना है। तो गदर पार्टी और इसका केंद्र कहाँ था, ये हम लोग को बताना है। तो गदर पार्टी का केंद्र जो था, ये सैन फ्रांसिस्को यूएसए था। तो ए का हो जाएगा सी, 3rd यानी। तो पहले ए का 3 देखिए, एक ही ऑप्शन में है, तो बी को टिक कर देंगे, बाकी सब ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो गया। सेकेंड, इंडिया हाउस। तो इंडिया हाउस जो था, ये लंदन से ऑपरेट होता था। तो इसका जो संगठन था, ये लंदन में था। श्याम जी कृष्ण वर्मा इसके संस्थापक थे। यूनाइटेड इंडिया हाउस सिएटल यूएसए से था। तो सी का हो गया 4। और स्वदेशी सेवक गृह जो था, ये वैंकूवर कनाडा से काम करता था। तो ये वैंकूवर कनाडा इसका हो जाएगा 5। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 3, 2, 4, 5। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एनी बेसेंट ने अप्रैल 1916 में मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक ने अपनी इंडियन होम रूल की स्थापना सितंबर 1916 में की। तिलक ने अपनी पहली होम रूल मीटिंग बेलगांव कर्नाटक में की थी। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। तो केवल 3 सही है। तिलक ने अपनी पहली होम रूल मीटिंग बेलगांव कर्नाटक में की थी, बाकी ये दोनों गलत हैं। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में, ना कि अप्रैल 1916 में। अप्रैल की जगह क्या होगा, सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। जगह सही है, बट डेट गलत था। अप्रैल 1916 की जगह पर सितंबर 1916 होगा। बाल गंगाधर तिलक जो थे, इन्होंने अप्रैल 1916 में, सितंबर की जगह अप्रैल में। ये पूछा भी जाता है कि इन दोनों में पहले किसने स्थापना किया था। तो पहले जो है बाल गंगाधर तिलक ने स्थापना किया था, उसके बाद एनी बेसेंट ने स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया था। तो दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। इस सत्र की अध्यक्षता अगर पूछा जाए किसने की थी,
तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन पे चलते हैं। 1937 के प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस द्वारा मंत्रिमंडल का गठन किन राज्यों में किया गया, यानी किन किन राज्यों में कांग्रेस द्वारा मंत्रिमंडल का गठन किया गया जो 1937 के प्रांतीय चुनाव थे उनमें? तो बॉम्बे में किया गया था, मद्रास में किया गया था, पंजाब में नहीं किया गया था, मध्य प्रांत में किया गया था और उड़ीसा में भी किया गया था, असम में नहीं किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1, 2, 4, 5, बॉम्बे, मद्रास, मध्य प्रांत और उड़ीसा। नेक्स्ट 27, कांग्रेस कार्य समिति ने कब और कहां भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दी थी? स्वीकृति की बात हो रही, ध्यान रखेंगे। तो जुलाई 1942 में वर्धा में इसकी स्वीकृति दी गई थी। तो जुलाई 1942 वर्धा में, ये सी ऑप्शन याद रखेंगे। जिसके थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लीजिए। क्रिप्स मिशन के भारत से वापस लौटने के बाद गांधी जी ने प्रस्ताव तैयार किया था जिसमें अंग्रेज से तुरंत भारत छोड़ने और जापानी आक्रमण होने पर भारतीयों से अहिंसक असहयोग का आह्वान किया था। कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा की अपनी बैठक 14 जुलाई 1942 के संघर्ष के गांधीवादी प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी थी, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली जुलाई 1942 वर्धा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, यानी क्या पहले हुआ क्या बाद में हुआ। तो सबसे पहले 1942 के आंदोलन के दौरान सरकारी दमन के विरोध में गांधी जी ने 21 दिनों का उपवास किया था, जो ये सबसे पहले किया गया था। तो अब देखिए अगर ऑप्शन में हम लोग चलें तो 5th तो खत्म हो गया, बी भी खत्म हो गया, बच गया ए और डी। तो 4 पहले हो गया, सरकारी दमन के विरोध में गांधी जी का उपवास 21 दिनों का था और इसका जो समय था वो था फरवरी 1943। सेकंड अगर ऑप्शन मिलाइए तो इसमें भी 5, इसमें भी 5 है, कॉमन ही है, यानी इसके बाद पाकिस्तान दिवस मनाया गया था और ये मनाया गया था 23 मार्च 1943 को। तो ये कौन हो गया। अब सी में अगर देखें हम लोग तो इसके थर्ड में फिर राजगोपालाचारी फॉर्मूला आया था जुलाई 1944 में। तो इसके बाद 1 हो जाएगा। तो अगर 1 देखिए तो इसी में है, इसमें तो है नहीं, तो ये खत्म हो जाएगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद फिर वेवेल योजना आई थी और उसके बाद शिमला सम्मेलन हुआ था। वेवेल योजना मई 1945 में आई थी और शिमला समझौता जून 1945 में हुआ था। तो काफ़ी करीब का मामला है, इसलिए याद रखेंगे। पहले वेवेल योजना आई, उसके बाद शिमला सम्मेलन हुआ था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 29 देखते हैं, कैबिनेट मिशन के सदस्य और उनका पद। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने फरवरी 1946 में भारत को शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता हस्तांतरित करने के उपाय और संभावनाओं पर विचार करने के लिए एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की थी और उसी शिष्टमंडल के 3 सदस्य थे। वो 3 सदस्य थे पैंथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये इनके नाम तो पूछे जा चुके हैं कई बार बीपीएससी में। अब इनमें से कौन क्या था, तो लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस जो थे वो तत्कालीन भारत सचिव थे, यानी ए का 1 हो जाएगा। एवी अलेक्जेंडर जो थे वो तत्कालीन नौसेना मंत्री थे, यानी बी का सी हो जाएगा। और स्टैफोर्ड क्रिप्स जो थे वो तत्कालीन व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, यानी सी का 4 हो जाएगा। ए का 1, बी का सी का 4, 1, 3, 4, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगेन मैं दोहरा देता हूँ एक बार और, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस जो थे ये भारत सचिव थे, एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे और स्टैफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संदर्भ में असत्य कथनों का चयन करें।
फर्स्ट, यह अधिनियम 1878 में देसी भाषाओं के समाचार पत्रों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करने के लिए लाया गया था। बिल्कुल सही है। जिला दंडनायकों को देसी अखबारों से संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार दिया गया। ये भी सही है। अमृत बाजार पत्रिका कार्रवाई से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र में परिवर्तित हो गई। ये भी सही है। इसे 1883 में लॉर्ड रिपन द्वारा निरस्त कर दिया गया। ये गलत है। तो असत्य कथन का चयन करना था, तो ये डी इसका असत्य कथन हो जाएगा। नेक्स्ट 31 में चलते हैं। सबसे पहली बात इसमें अगर देखें हम लोग 1883 दिया हुआ, तो 1881 में लॉर्ड रिपन द्वारा निरस्त किया गया था, तो इसमें डेट गलत है, बाद बाकी लॉर्ड रिपन तो सही ही दिया गया है। 31 देखते हैं। सरल अकारिक लक्षणों पर आधारित पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण को सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो ये अरस्तु ने प्रस्तावित किया था। अगेन पढ़ देता हूँ। सरल अकारिक लक्षणों पर आधारित पादप और प्राणियों के वर्गीकरण को सर्वप्रथम अरस्तु ने प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट है, अदरक तना है, जड़ नहीं। क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, इसलिए यह तना है। नेक्स्ट, विटामिन और खनिज और इसको अभावजन्य रोग, यानी किस विटामिन के अभाव से कौन सा रोग होता है, तो ये तो हम लोग जान रहे हैं कि विटामिन ए की कमी से क्षीणता, दृष्टिहीनता होती है, और विटामिन डी जो है इससे रिकेट्स होता है। ये भी सुमेलित है, ये भी सुमेलित है। विटामिन बी1 से बेरी होता है, तो ये भी सही सुमेलित है। और लौ से अरक्तता होता है, तो ये भी सही है। यानी इसमें सभी चार क्या हैं, सुमेलित हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए एवं दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये हमारे अमाशय के अंदर होता है। अमाशय का आंतरिक अस्तर श्मेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। तो ये पेट के अंदर होता है, लेकिन क्या करता है, ये हमारे द्वारा खाए गए खाने में अगर किसी तरह का जीवाणु होता है तो उसको ये मारता है। तो इसका काम जो है ये हो गया जीवाणुओं का विनाश भी करना होता है। म्यूकस जो होता है ये हमारे अमाशय में आंतरिक अस्तर को सुरक्षा देता है। चूँकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे अमाशय में निकलता है, तो उससे हमारे जो पेट के इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको कोई क्षति ना पहुँचे, उसको बचाने के लिए म्यूकस भी साथ में रिलीज होता है, श्लेष्मल कहते हैं इसको। तो उसका काम क्या हो जाता है, अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा देता है। जठर रस, जठर रस का काम प्रोटीन का विघटन करना होता है, जबकि पित्त रस जो होता है ये वसा पाचन में उपयोगी होता है। इस प्रकार से इसका अगर सही उत्तर चुने तो ये बी हो जाएगा। टू 4 1 3। नेक्स्ट 35 देखें, अगर कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है बताना है। मानव के ये रोग हैं और रोग कारक सूक्ष्म जीव हैं। किस मानव रोग से कौन सा जीव जो है वो कौन सा रोग का संचरण करता है, इसको हम समझेंगे। तो मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ से फैलता है, ये तो सही है। हेपेटाइटिस ए वायरस है, ये भी सही है। टाइफाइड जो है ये जीवाणु से फैलता है, ये भी सही है। खसरा जीवाणु से नहीं फैलता है, ये वायरस से फैलता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो इसका कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो डी सुमेलित नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगेन मलेरिया प्रोटोजोआ से फैलता है, हेपेटाइटिस ए वायरस से फैलता है, टाइफाइड जीवाणु से फैलता है,
और खसरा भी वायरस से फैलता है, इसलिए इसका जीवाणु गलत हो जाएगा आंसर। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। दो चीज़ें होती हैं, इन विवो एक होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इन विट्रो में क्या होता है, निषेचन के बाद युग्मनज को 1 माह बाद माता के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। समसूत्री विभाजन में 4 नई कोशिकाएं बनती हैं। अर्धसूत्री विभाजन में 2 समरूप संतति कोशिकाएं बनती हैं। बताना है इनमें से असत्य कथन कौन है। तो ए और बी यानी 1 और 2 दोनों ही इसमें असत्य हैं। ये भी गलत है और ये भी गलत है। एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन नामक 2 मुख्य प्रकार की कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिसे अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती हैं, उसे सूत्री विभाजन कहते हैं। इस प्रक्रिया में प्रत्येक कोशिका, जिसे मातृ कोशिका भी कह सकते हैं, विभाजित होकर 2 समरूप संतति कोशिकाएं बनाती हैं। सूत्री विभाजन में तो ये हो गया आपका सूत्री विभाजन। संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के समान होती है। यह जीवों में वृद्धि एवं ऊतकों के मरम्मत में सहायता करती है। जंतुओं और पौधों के प्रजनन अंगों अथवा ऊतकों की विशेष कोशिकाएं विभाजित होकर युग्मक बनाती हैं, जो निषेचन के पश्चात संतति का निर्माण करती है। यह एक अलग प्रकार का विभाजन है जिसे अर्धसूत्रण कहते हैं। इसमें क्रमशः 2 विभाजन होते हैं। जब कोशिका अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होती है तो इससे 2 की जगह 4 नई कोशिकाएं बनती हैं। तो यहाँ 2 समरूप का संतति लिखा हुआ है तो 2 नहीं होता है, बल्कि इसकी जगह पे 4 नई कोशिकाएं बनती हैं, इसलिए गलत हो गया। समसूत्री विभाजन में 2 समरूप संतति कोशिकाएं बनती है, जबकि यहाँ 4 लिखा है, यानी ये दोनों को एक दूसरे से इंटरचेंज कर दिया गया है। समसूत्री में 2 समरूप संतति होगी और अर्धसूत्री में 4 नई कोशिकाएं होंगी। ऐसे भी सोच सकते हैं, जब एक चीज मान लीजिए ये कोशिका ये बटेगी जब एक समसूत्र में, तो ये एक ही तरह के 2 कोशिकाओं का निर्माण करेगी। लेकिन जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो अर्ध कटेगा तो इसका 2 और इसका 2, यानी टोटल 4 नई कोशिकाओं का निर्माण होगा। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले तत्वों को आरोही क्रम में सजाना है, यानी सबसे ज़्यादा कौन सबसे कम कौन, इस हिसाब से आरोही क्रम में इसको सजाना है। तो इसका सही क्रम है हाइड्रोजन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। ये क्रम इसका सबसे सही है। सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर कैल्शियम और तब हाइड्रोजन। किस विटामिन को हार्मोन भी माना जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन भी माना जाता है। इसके सृजन में कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। अब कैल्सीफेरॉल के बारे में जान लीजिएगा, 2 तरह का होता है, ओलिगो कैल्सीफेरॉल, एर्गो कैल्सीफेरॉल। तो ये सब आप देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि के उदाहरण है? अंतःस्रावी यानी जिससे कि स्राव कहाँ होता है, अंदर ही होता है, बाहर नहीं निकलता है। तो पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, लार तो बाहर आ जाता है, एड्रिनल ग्रंथि है। तो 1, 2 और 4, यानी आंसर इसका डी हो जाएगा। 41 में मिलान करना है, भौतिक राशियां हैं और एसआई मात्रक है। तो इसका आंसर देख लीजिए क्या हो जाएगा। बल आघूर्ण तो न्यूटन मीटर हो जाएगा। यंग गुणांक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। पृष्ठ तनाव न्यूटन मीटर हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। और धारा घनत्व तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 42 में लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? तो ये घनत्व के कारण ऐसा होता है। तो इसके बारे में अगर आप जान रहे होंगे थोड़ा भी, तो घनत्व का आपका एक ही ऑप्शन है,
तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। लोहे का अपेक्षिक घनत्व जो होता है वो पानी से अधिक होता है लेकिन पारे से कम होता है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल अगर आप जान रहे होंगे तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे, और नहीं तो आप इतना जान लें कि ये अपेक्षिक घनत्व के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। ऊर्जा का रूपांतरण और प्रक्रम बताना है हमें। प्रकाशीय ऊर्जा से विद्युत कौन बनाता है? तो ये सोलर सेल बनाते हैं। सोलर सेल प्रकाशीय ऊर्जा को लेते हैं और उससे विद्युत का निर्माण करते हैं। विद्युत से ध्वनि, तो ये लाउड स्पीकर होता है जो विद्युत ऊर्जा को लेता है और ध्वनि का निर्माण करता है। द्रव्यमान से ऊष्मा यानी मास कन्वर्ट होता है हीट में, तो ये नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम टूटता है, एनर्जी देता है। और रासायनिक से ऊर्जा और प्रकाश कार ब्रेकिंग में हमें देखने को मिलता है। नहीं, ये हमें मिल जाएगा ईंधन दहन में। कार ब्रेकिंग में क्या होता है, फ्रिक्शन जनरेट होता है और फ्रिक्शन के कारण थोड़ा सा हीट बनता है, तो ये इसका सही ठीक आंसर नहीं होगा। ईंधन दहन में रासायनिक से ऊष्मा एवं प्रकाश मिलता है, तो ईंधन दहन सही होगा। तो इस प्रकार से एक बार और इसको देख लेते हैं। प्रकाशीय ऊर्जा से विद्युत, ये आपका सोलर सेल से होगा। वैद्युत से ध्वनि, ये लाउड स्पीकर होगा। द्रव्यमान से ऊष्मा, नाभिकीय रिएक्टर से होगा। और रासायनिक से ऊष्मा एवं प्रकाश, ईंधन दहन से होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए का 4। तो ए का 4 देख लीजिएगा, तो बाकी ऑटोमेटिक ही आपका कट जाएगा, बी आंसर हो जाएगा इसका। 4325। दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 3.0 किलो ओम है तो दूसरे का मान क्या होगा? तो ये तो सिंपल सवाल है, बना सकते हैं आराम से। समानांतर प्रतिरोध कह रहा है तो हम लोग जानते हैं समानांतर के लिए हम यूज़ करते हैं 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ से निकालेंगे तो 1/R बराबर क्या हो जाएगा, R2 प्लस R1 बटा में R1 इंटू R2। और ये फिर जब अगर R की वैल्यू निकालने लगेंगे तो R1 इंटू R2 बटा में R2 प्लस R1 या R1 प्लस R2 हो जाएगा। अगर किसी एक को आप R1 मान लीजिए, किसी दूसरे को R2 मान लीजिए, तो इससे भी आप बना सकेंगे। ये आपका मेन फार्मूला यहाँ पर आ गया। अब इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे हम लोग। इसमें R1 R2 आप किसी को भी दोनों में से एक मान सकते हैं। कुल प्रतिरोध आपका दिया हुआ है 1.403, यानी कि R दिया हुआ है 1.403 बराबर हो जाएगा। यानी आपको दूसरे का प्रतिरोध निकालना है तो मान लेते हैं R1 ही निकालना है, और दूसरे एक का दिया हुआ है 3 किलो ओम, तो इसको 3 रख देंगे बटा में R इंटू 3 हो जाएगा, सॉरी प्लस 3 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करके निकालिएगा वैल्यू, तो ये लगभग 2.632 आंसर आएगा इसका। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको इससे गुना करेंगे, पहले इसमें गुना होगा फिर इसमें गुना होगा, फिर 3R1 में से इतना R को घटाएंगे 3, फिर इस तरह से करके सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। सही उत्तर देखिए इसमें क्या है। कथन है दीर्घ दृष्टि दोष में पास रखी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें दृष्टिपटल यानी रेटिना के पीछे फोकसित होती है। कारण इस दोष को उपयुक्त क्षमता के अभिसारी लेंस यानी उत्तल लेंस का उपयोग कर संशोधित किया जा सकता है। तो ये तो आप समझ पा रहे हो कि दोनों कथन भी सही है, कारक भी सही है, क्योंकि दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है, पास रखी वस्तु से आने वाली प्रकाश जो होती हैं वो रेटिना के पीछे किरणें मिलती हैं, और इस कारण से जैसे ये रेटिना है तो यहाँ से आएंगी और ये रेटिना के पीछे यहाँ जाके मिलेंगी, जबकि इनको यहीं मिलना चाहिए था, तब जा करके क्लियर इमेज बनता। तो ये पीछे मिलने के कारण क्या हुआ, इमेज क्लियर नहीं बना, धुंधला इमेज बना। तो दीर्घ दृष्टि दोष में यही होता है। लिखा है दीर्घ दृष्टि लेकिन नज़दीक देखने में उसको दिक्कत होगा, ये याद रखिएगा। तो ये तो सही है। इसको दूर करने के लिए क्या करेंगे, उपयुक्त क्षमता के अभिसारी यानी कि उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। तो उत्तल लेंस क्या करेगा, कन्वर्जिंग लेंस होता है, ये आगे ही जाकर इसको कन्वर्ज करा देगा। तो ये भी सही है, लेकिन इसका ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये व्याख्या नहीं है। तो कथन ए और कथन कारण दोनों सही हैं, लेकिन यह इसकी सही व्याख्या नहीं करता है, तो आंसर बी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है, दिए गए पदार्थ की किसी एक लंबाई तथा एक मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इस पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई आधी और मोटाई 2 ए होगा। तो ये भी बना सकते हैं आप लोग, एक फॉर्मूला जानते ही होंगे, R = ρl/a। तो इस फॉर्मूला का यहाँ उपयोग करेंगे। तो अगर फर्स्ट के लिए निकालें, पहले तार के लिए, तो प्रतिरोध 4 है, यानी 4, लंबाई 1 है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो 1 ही मानेंगे, तो सिर्फ 4 ओम हो जाएगा। सेकेंड के लिए निकालेंगे R2 के लिए, तो यहाँ पर हमें क्या बताया गया है, पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई आधी हो जाएगी और मोटाई 2a हो जाएगी, यानी 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ 1 माने थे, तो यहाँ पर हमें 2 मानना होगा, तो हो जाएगा 1/4 इंटू R1। R1 था हमारा क्या, 4, तो 1/4 इंटू में 4, तो ये 4 कट जाएगा, बचेगा 1, तो यानी कि नए तार का प्रतिरोध हमारा हो जाएगा 1 ओम। तो फार्मूला मैंने बता दिया, इसी फार्मूला पे दोनों को रख के बनाएंगे तो बन जाएगा। ये जगह यहाँ कम है, नहीं तो मैं आपको यहाँ बना के ही दिखा देता। अगर आप लोगों को जरूरत होगा तो आप कहिएगा, इसका मैं सेपरेट से बना के वीडियो अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। निम्न युग्मों में गलत मिलान का चयन करें। ओडोमीटर, वाहन द्वारा तय की गई दूरी, तो सही है, ये डिस्टेंस को बताता है। क्रायोमीटर, रॉकेट इंजन की क्षमता, तो यह रॉकेट इंजन की क्षमता का यह, इसमें क्या बताना है आपको, गलत मिलान बताना है। तो क्रायोमीटर रॉकेट इंजन की क्षमता का मापन नहीं करता है। वेंचुरीमीटर द्रव के प्रवाह की दर बताता है, जबकि फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता को बताता है। तो बाकी सभी सही हैं। क्रायोमीटर जो है ये निम्न ताप को बताता है, ये निम्न ताप बताता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो बी आपका ऑप्शन आंसर में आ जाएगा, बाकी सभी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट 48 देखते हैं। औद्योगिक प्रक्रम को किस उद्योग से संबंधित है इसके साथ सुमेलित करना है, यानी इसका उपयोग कहाँ होता है। तो भंजन, जिसको कि क्रैकिंग इंग्लिश में कहते हैं, इसकी क्रिया में उच्च तापमान पर कार्बन के बड़े अणु छोटे अणुओं में टूट जाते हैं और इस प्रक्रिया से पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है। तो भंजन का पेट्रोलियम में इस्तेमाल होता है। तो ए का 2 अगर देखें तो बी और सी, यानी ए और डी खत्म हो जाएगा। अब इसी में से हमें चुनना है, तो अब देख सकते हैं बी का 3 है, यानी कि प्रगलन का इस्तेमाल ताम्र में किया जाता है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तांबे के अयस्क से शुद्ध तांबा प्राप्त करने की रासायनिक विधि में प्रयुक्त एक प्रक्रिया है प्रगलन, जिसको इंग्लिश में स्मेल्टिंग कहते हैं। हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजनीकरण, तो ये खाद्य वसा में इस्तेमाल होता है। और वल्कनाइजेशन यानी वल्कनीकरण जो होता है ये रबड़ में इस्तेमाल होता है। हाइड्रोजिनेशन जो होता है ये प्रक्रिया में खाद्य तेलों पर निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन प्रवाहित करने पर वो वनस्पति घी में परिवर्तित हो जाता है। हालांकि ये खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। वल्कनाइजेशन यानी वल्कनीकरण जो होता है ये एक रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें गंधक या इसी प्रकार का कोई दूसरा पदार्थ मिला देने से रबर या संबंधित बहुलकों को अपेक्षाकृत अधिक टिकाऊ पदार्थ में बदल दिया जाता है। तो इस तरह से आप यहाँ से आंसर मिला लीजिए। अब सी का हाइड्रोजनेशन का 4 हो जाएगा, तो सही आंसर बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, फिनोप्थलीन एसिड के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है। हम लोग जानते हैं फिनोप्थलीन एक इंडिकेटर है, तो लेकिन ये जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कोई भी परिवर्तन नहीं करता है। तो 49 का आंसर सी हो जाएगा। 50, अधातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सभी अधातु ऊष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती है। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं, कुछ ना कुछ तो एक आध एक्सेप्शन भी होता है। सभी अधातुएं अनुनाद रहित यानी नॉन सोनरस होती है,
ये सही है क्योंकि ये ब्रिटल होती हैं तो ये टूट जाती हैं, तो ये अनुनाद नहीं करती हैं। सभी आधात्विक तत्व आवर्त सारणी में पी ब्लॉक में स्थित हैं, तो यह भी गलत है। तो आपका सही हो जाएगा 2, यानी केवल 2। ऊष्मा और विद्युत की कुछ अलग आप लोगों को पता ही है कि ग्रेफाइट जो है, यानी जो कार्बन का एक एलोट्रॉप है, अपरूप है, वो विद्युत का सुचालक होता है। तो सभी के बारे में हम लोग नहीं कर सकते हैं ऐसा। सभी जहाँ लगा हो वहाँ एक बार पढ़ने के पहले ध्यान से 2-3 बार समझ लीजिएगा कि सभी कह रहा है। यहाँ भी सभी की बात किया है, तो कुछ तत्व पी ब्लॉक में हो सकते हैं लेकिन सभी तत्व पी ब्लॉक में नहीं हो सकते हैं। हाइड्रोजन जो है वो पी ब्लॉक में नहीं है, वो फर्स्ट में आता है, ग्रुप 1 में। समस्थानिकों के बारे में कौन सा कथन गलत है? पहला है, समस्थानिक विभिन्न रासायनिक तत्वों के परमाणु होते हैं जिनके परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं लेकिन उनकी परमाणु संख्या भिन्न होती है। दूसरा है, आवर्त सारणी में समस्थानिकों का स्थान भिन्न है क्योंकि उनकी परमाणु संख्या भिन्न होती है। तो यहाँ पर बताना है गलत कौन सा कथन है। तो 1 और 2 दोनों ही गलत है। समस्थानिक, जिसको कि आइसोटोप कहते हैं, यह एक रासायनिक तत्व के परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन उनका परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। आवर्त सारणी में आइसोटोप का स्थान समान होता है क्योंकि उनकी परमाणु संख्या समान होती है। ये भिन्न नहीं होती है, समान होती है। भिन्न नहीं होता है, समान होता है। और यहाँ पर समस्थानिक जो होते हैं इनकी परमाणु संख्या समान होती है, तो ये गलती है यहाँ पर। और परमाणु जिसकी कहना चाह रहा है वो समस्थानिक नहीं होकर संभारिक होता है, जिसको आइसोबार कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्वनि की प्रबलता इसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। ध्वनि की तारत्व इसके आयाम पर निर्भर करता है। असत्य कथन का चयन करना है, दोनों ही असत्य हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा। ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है, प्रबलता आयाम पर, जबकि तारत्व जो है वो आवृत्ति पर निर्भर करेगी। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है, और जब आयाम छोटा होता है तो उत्पन्न ध्वनि मंद होती है। आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व को निर्धारित करती है, तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। इस तरह से उल्टा करके दिया हुआ है इसका। ऊर्जा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसके अनुसार ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है। रूपांतरण के पश्चात कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है और ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है परंतु विनाश संभव नहीं है। तो ये थर्ड तो अगर आप लोग पढ़े होंगे तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जानते ही होंगे ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही विनाश किया जा सकता है। तो 3 तो गलत ही हो जाएगा, तो 3 गलत हो जाएगा, तो ये दोनों ऑप्शन से बाहर हो जाएगा। अब आपके पास 1 और 1 एंड 2 दोनों है। रूपांतरण के बाद कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है, तो ये सही है। तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट 54 नंबर पे चलते हैं। इन कथनों पर विचार करना है। उपचयन क्या होता है? अभिक्रिया के समय हाइड्रोजन का ह्रास होता है, इसको उपचयन कहते हैं। और अपचयन में अभिक्रिया के समय ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। नहीं, ये ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास एक ही साथ होगा तो उपचयन कहलाएगा। तो एक सही है केवल, 2 गलत है। एक्वारेजिया के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। यह सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का ताजा मिश्रण है, बिल्कुल सही है। इसमें HNO3 और HCl का अनुपात क्रमशः 3:1 होता है, यह भी सही है। यह सोना को गलाने में समर्थ है, यह भी सही है। यह प्रबल संक्षारक भी होता है। HCl और HNO3 का अनुपात 3:1 होता है, ये उल्टा कर दिया गया है इसलिए ये गलत हो जाएगा, यह भी सही है। HNO3 1 होता है और HCl जो होता है ये 3 होता है। तो ध्यान रखेंगे, चूंकि HNO3 जो होता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो इसका 1 पोर्शन लिया जाता है, और HCl जो है इसके कंपेरेटिव में
थोड़ा वीक होता है, इसलिए इसका 3 भाग लिया जाता है। तो HNO3 1 होगा और HCl 3 होगा, इसलिए बी ऑप्शन गलत है। तो एक्वारेजिया के संदर्भ में असत्य है। इसमें HNO3 और HCl का अनुपात क्रमशः 3:1 होता है। होना क्या चाहिए, इसमें HNO3 और HCl का अनुपात क्रमशः 1:3 होना चाहिए, तो सही हो जाता। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इक्वेटोरियल गिनी ने मारबर्ग वायरस रोग को अपने पहले प्रकोप की पुष्टि की है। वर्तमान में अल्जाइमर रोग का कोई ज्ञात इलाज नहीं है। मारबर्ग वायरस फिलोवायरस परिवार इबोला सहित का एक हिस्सा है, जिसे पहली बार वर्ष 1961 में पहचाना गया था। और H3N2 वायरस की पहचान सबसे पहले सुअरों में हुई थी। बताना है कि कौन से कथन इसमें सही हैं। तो इक्वेटोरियल गिनी ने मारबर्ग वायरस रोग के अपने पहले प्रकोप की पुष्टि की है, ये सही है। मारबर्ग वायरस फिलोवायरस परिवार इबोला सहित का एक हिस्सा है, जिसने पहली बार वर्ष 1967 में पहचाना गया था। तो इसमें 1961 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 1967 होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। इसने मारबर्ग जर्मनी और बेलग्रेड सर्बिया की प्रयोगशालाओं के एक साथ बीमारी का प्रकोप पैदा कर दिया था। अल्जाइमर रोग एक प्रगतिशील तंत्रिका संबंधित विकार है, जिसके कारण मस्तिष्क सिकुड़ जाता है, मस्तिष्क कोशिकाएं मर जाती हैं। वर्तमान में इसका कोई भी इलाज ज्ञात नहीं है, तो ये सही है। H3N2 की जब बात करें हम लोग, तो सुअरों में सबसे पहले भी थी, तो ये भी सही है। तो इसमें गलत हो जाएगा आपका 3rd नंबर, यानी केवल एक कथन गलत है। क्रिस्पर Cas9 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह जीन संपादन तकनीक है, सही है। क्रिस्पर एक एंजाइम है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। Cas9 एक RNA अणु है। अच्छा, DNA को काटने का कार्य Cas9 करता है, ये भी सही है। तो 1 और 4 सही हैं, 1 और 4 सही हैं, और 2 और 3 आपके गलत हो जाएंगे। कितने कथन सत्य हैं, तो केवल 2 हो जाएगा, बी। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्रिस्पर Cas9 के बारे में। क्रिस्पर Cas9 एक जीन संपादन तकनीक है, जो DNA के विशिष्ट क्षेत्रों को पहचानने और संपादित करने के लिए उपयोग की जाती है। यह तकनीक प्राकृतिक रूप से जीवाणुओं में पाई जाने वाली एक प्रतिरक्षा प्रणाली पर आधारित है, जो वायरस के DNA को पहचानने और नष्ट करने में मदद करती है। क्रिस्पर Cas9 में 2 मुख्य घटक होते हैं, एक तो क्रिस्पर, दूसरा Cas9। क्रिस्पर एक RNA अणु है, जो DNA के विशिष्ट क्षेत्रों को पहचानता है। Cas9 एक एंजाइम है, जो DNA को काटने और संपादित करने में मदद करता है। तो यहाँ उल्टा लिख दिया गया है, क्रिस्पर जो है यह RNA अणु है, जबकि Cas9 एंजाइम है, इसलिए ये दोनों ही गलत हो गए। 58 में चलते हैं। 3 पेरेंट बेबी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह शिशु को माइटोकॉन्ड्रियल रोग से बचाने की एक तकनीक है, बिल्कुल सही है। जो महिला अंडे की कोशिका दान करती है, जैविक माता कहलाती है। तो ये गलत है। सत्य कथन में केवल 1 हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। 3 पेरेंट बेबी तकनीक जो होती है, इसमें 3 व्यक्तियों का योगदान होता है। एक महिला जो अंडे कोशिका दान करती है, एक महिला जो गर्भ धारण करती है, उसे जैविक माँ कहते हैं, और एक पुरुष जो शुक्राणु दान करता है, वो जैविक पिता कहलाता है। तो इस कारण से जैविक माता अंडे दान करने वाली, कोशिका दान करने वाली नहीं होती है। RNA हस्तक्षेप प्रौद्योगिकियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका उपयोग जीव के जीन की अभिव्यक्ति को कम या बंद करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह लक्षित कोशिकाओं में क्षार संश्लेषण को रोकता है। तो केवल 2 जो है ये गलत है, 1 जो है वो सही है। इसका उपयोग जो होता है वो जीव के जीन की अभिव्यक्ति को कम या बंद करने के लिए किया जाता है। RNA हस्तक्षेप एक जैविक प्रक्रिया है, जिसमें RNA अणु जीव के जीन को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह प्रक्रिया जीन के अभिव्यक्ति को कम या बंद करने के लिए उपयोग की जाती है, जिससे जीव के विशिष्ट गुणों को बदला जा सकता है। यह एक प्रकार की जीन साइलेंसिंग तकनीक है।
यह लक्षित कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण को रोकता है। इस तकनीक के माध्यम से लक्षित कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को रोकने के लिए डबल स्ट्रैंड्स आरएनए का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह समझ गए आरएनए प्रौद्योगिकी क्या है। आरएनए हस्तक्षेप प्रौद्योगिकी जीव के जीन की अभिव्यक्ति को कम या बंद करने के लिए उपयोग किया जाता है। वेब 3.0 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह वेब 2.0 की तुलना में अधिक केंद्रीकृत है। वेब 3.0 में ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो इसमें सत्य कथन बताना है, तो सत्य कथन 2 है, केवल 2 सत्य हो जाएगा, 1 गलत हो जाएगा। ये अधिक केंद्रीकृत ना होकर के अधिक स्वतंत्र है। वेब 3.0 अधिक स्वतंत्र है। वेब 2.0 केंद्रीकृतता। वेब 3.0 जो है ये ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करता है, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कर्क रेखा भारत के 7 राज्यों से गुजरती है जिसमें कि छत्तीसगढ़ राज्य भी शामिल है। मिनिकाय और मालदीव के मध्य 9 डिग्री चैनल और मिनिकाय व लक्षद्वीप के मध्य 8 डिग्री चैनल स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इसमें से हमें बताना है सत्य कथन कौन है। देखिए जवाब देने में हड़बड़ाना नहीं है। सबसे पहले हम देखेंगे कि पूछा क्या गया है, सत्य पूछा गया है या असत्य पूछा गया है। गलती इसी में हो जाता है, हम लोग ठीक से पढ़ते नहीं क्वेश्चन को। तो सत्य कथन जो है ये केवल 3, भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है यह 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, यही सत्य है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य भाग और 8 राज्य से गुजरती है। 7 राज्य लिखा हुआ है, 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। एक बार फिर यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल कितने हो गए? 8 राज्य हो गए, 8 स्टेट से। भारत का दक्षिणतम बिंदु जान ही रहे हैं, इंदिरा पॉइंट है। मिनिकाय और लक्षद्वीप के मध्य 9 डिग्री चैनल है, यहाँ 8 डिग्री लिखा हुआ है, यहाँ पर यह गलती है। और मिनिकाय और मालदीव के मध्य 8 डिग्री चैनल होगा, यहाँ पर 9 डिग्री चैनल लिखा हुआ है, यहाँ पर यह गलती है, इसलिए सेकेंड और फर्स्ट गलत हो जाएगा, थर्ड सही आंसर होगा। मिनिकाय मालदीव के बीच 9 डिग्री चैनल की जगह क्या होगा? 8 डिग्री चैनल होगा। और मिनिकाय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल होगा। और 10 डिग्री चैनल किस किस के बीच में है ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। गंगा के बाएं तट की मुख्य सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम बताना है। एक क्वेश्चन ये वाला हम लोग करा गया। जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो जोजिला दर्रा जो है ये जास्कर श्रेणी में है। गंगा के बाएं तट की मुख्य सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम बताना है। जैसे ये गंगा नदी हो गई हमारी, बीच से गंगा जो है बह रही है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर यानी ईस्ट टू वेस्ट। और कौन से तट की? बाएं तट की, यानी इधर से जो आकर के इसमें मिल रही है उनका क्रम क्या है? पहले कौन है? ईस्ट में, और तब हमको वेस्ट की ओर जाना है। तो सबसे पहले तो रामगंगा है, फिर गोमती है, तब गंडक है, और तब लास्ट में बागमती है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, रामगंगा, देन गोमती, देन गंडक, देन बागमती। मानसून पूर्व वर्षा का स्थानीय नाम किस राज्य में क्या कहा जाता है, यह बताना है। उपयोग में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तो देखिए, चाय वर्षा, चाय वर्षा असम में कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि असम में से चाय वर्षा कहा जाता है।
चेरी ब्लॉसम, केरल में आम्रवर्षा, बंगाल में कैलबैसाखी। कालबैसाखी ये आपका हो जाएगा बंगाल में, ये तो गलत हो जाएगा। कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम, तो ये भी सही है। नॉर्वेस्टर उड़ीसा में कहा जाता है, ये भी सही है। इसमें से सही युग्म कितने हो गए? 1, 2 एंड 3, केवल 3। तो मानसून वर्षा जो जगह असम में चाय वर्षा कहलाता है, कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम कहलाता है, उड़ीसा में नॉर्वेस्टर कहलाता है। और काल बैसाखी जो है ये बंगाल में कहलाता है, पंजाब में नहीं कहलाता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा पंजाब। तो केवल 3 सही होंगे। निम्न प्रकार के गुण किस प्रकार के लौह के हैं? इसे अवसादी सेलों से प्राप्त किया जाता है। यह पीले रंग का होता है। इसे जलयोजित लोहे का ऑक्साइड भी कहते हैं और इसमें 35 से 50% तक लोहे का अंश होता है। तो ये लिमोनाइट होता है। ये गुण लिमोनाइट लौह के हैं। निम्नलिखित में से कौन से जनजातीय समूह प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति से संबंधित हैं? संथाल, मारिया, बदगा, कनौटा, भील। संथाल है, मारिया है और भील है। ये तीनों जनजातीय समूह जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति से संबंधित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, संथाल, मारिया और भील। मिलान करना है। एल्यूमिनियम उद्योग जो हमारे लगाया गया है, ये इसमें इसकी स्थापना में सहयोगी देश कौन कौन से थे? इसमें दिया गया है, बताना है कौन कौन सहयोग किया है इसमें। तो जैसे हमारा नाल्को है, तो नाल्को जो है ये फ्रांस की सहायता से हमारा स्थापित हुआ है, ये बिल्कुल सही है। बाल्को जो है ये यूएसएसआर सोवियत संघ की सहायता से लगा है। वहीं इंडाल्को जो है यह कनाडा की सहायता से लगा है और वेदांता जो है यह जर्मनी की सहायता से लगा है। तो ए का 1, डी का 4, ए का 1, डी का 4, बी का 3, ए का 1, डी का 4, बी का 3, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। सिक्सटी 68 देखते हैं। किरीट या कोरोना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यह सूर्य के वायुमंडल की तीसरी परत के रूप में जाना जाता है। यह केवल पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान ही देखा जा सकता है। यह क्षेत्र अत्यधिक पराबैंगनी और एक्सरे उत्सर्जन का एक शक्तिशाली स्रोत है। इसमें हमें सत्य कथन का चयन करना है। तो 1 और 3 दोनों ही सत्य कथन है। सूर्य के वायुमंडल की तीसरी परत को किरीट या कोरोना कहा जाता है, जो दृश्य प्रकाश में प्रकाश मंडल की तुलना में 10 लाख गुना अधिक धुंधली होती है। यह केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान ही देखा जा सकता है, लेकिन यहाँ लिखा है पूर्ण चंद्र ग्रहण, इसलिए ये गलत हो जाएगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान देखा जा सकता है। यह सफ़ेद स्ट्रीमर या आयनित गैस के प्लम के रूप में प्रकट होता है, जो अंतरिक्ष में बाहर की ओर फैले रहते हैं। सूर्य के कोरोना में तापमान 20 लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और जैसे ही गैसें ठंडी होती हैं वे सौर पवन बन जाती हैं। यह क्षेत्र अत्यधिक पराबैंगनी और एक्सरे उत्सर्जन का एक शक्तिशाली स्रोत है। तो इसका आंसर हो जाएगा सही में 1 और 3, 1 और 3, 1 एंड 3। मिलान करना है। ओरंटो जल संधि, टॉरस जल संधि, फॉस्फोरस जल संधि और डोवल जल संधि, इसके बीच में कौन सी जल संधि किस किस में है? तो हमारा ओरंटो जल संधि जो है ये एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर के बीच में है, यानी ए का हो जाएगा 4। अगर आप जानते हैं ए का 4 है तो इन दोनों में से पहले ही एलिमिनेट कर लेंगे, तो डी का 1 हो जाएगा। यानी डोवर जल संधि जो है वो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर यानी नॉर्थ सागर के बीच है, नॉर्थ सी के बीच में है। अब बचा टॉरस जल संधि और बास्फोरस जल संधि। बास्फोरस जल संधि तो जानते हैं काला सागर और मरमरा सागर के बीच में है, तो सी का आंसर सी हो जाएगा। तो बी का जो है वो सी हो जाएगा। तो इस तरह से करके बी का सी और सी का 2, यानी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें तथा गलत युग्म का चयन करें। गलत युग्म बताना है कौन सा है।
दिया हुआ जो है वो मैं पहले पढ़ देता हूँ। 17वीं समानांतर रेखा वियतनाम और चीन के बीच में, 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा अलास्का और कनाडा के बीच में, मैनरहीम रेखा सोवियत रूस तथा फिनलैंड के बीच में, और हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में। यह दिया हुआ है। इसमें बताना है गलत क्या है। तो 17वीं समानांतर रेखा वियतनाम और चीन के बीच में नहीं है, यह उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम की सीमा है। इसमें चीन का कोई रोल नहीं है, इसलिए ये गलत है। बाद बाकी जो हमारे हैं वो सही हैं। 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा अलास्का और कनाडा के बीच में है। मैनरहीम रेखा सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच में है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें और गलत युग्म का चयन करें। गलत बताना इसमें कौन है। घास के मैदान और उसकी अवस्थिति क्या है। पुस्टाच हंगरी सही है। कैंटबेरी उरुग्वे ये गलत है। कैंटबेरी न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड तो ये गलत है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में होता है सही है। कंपोस्ट ब्राजील में, ये भी सही है। पुस्टाच हंगरी भी सही है। तो इसका आपका गलत हो जाएगा बी, ये गलत है। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आप इसी को टिक करेंगे, यही सही होगा। और कुछ जान लेते हैं, जैसे वेल्स है। वेल्स जो है दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान कहलाता है। पंपास जो है वो ब्राज़ील, अर्जेंटीना और उरुग्वे में होते हैं। प्रेरी जो है वो उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान होते हैं। ये सभी सभी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। अगर उष्णकटिबंधीय घास के मैदान की बात की जाए तो लानोस जो है वो वेनेजुएला में अवस्थित है। कंपोस्ट ब्राज़ील में है, देखिए नहीं कंपोस्ट ब्राज़ील में, और सवाना अफ्रीका में है। नेक्स्ट, कौन सा रेगिस्तान अफ्रीका में है। तो कालाहारी रेगिस्तान बिल्कुल है, और नामीब रेगिस्तान भी है, सहारा रेगिस्तान भी है। अटाकामा नहीं है, ये चिली में है अटाकामा रिजर्व। कालाहारा, नामीब और सहारा रेगिस्तान ये तीनों के तीनों कहाँ हैं, ये अफ्रीका में है। तो 1, 3 एंड 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो 4, 3, 1 ये है आंसर। अंतरिम सरकार 1946 के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। इसमें बताना है कि कौन से व्यक्ति कौन से उनको मंत्रालय मिला था और कौन सा सही सही है। ये तो बताया हुआ है कौन मंत्रालय मिला है, उसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित है। जॉन मथाई जो थे ये कार्य खनन और ऊर्जा, नहीं ये गलत है, कार्य खनन ऊर्जा में नहीं थे ये उद्योग और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय में थे। लियाकत अली खान को वित्त मंत्रालय मिला था, ये सही है। आसफ अली जो थे ये रेलवे और परिवहन, बिल्कुल सही मंत्रालय है। जोगेंद्र नाथ मंडल जो थे ये विधि यानी लॉ मिनिस्ट्री से थे, डाक और वायु से नहीं थे, तो ये गलत हो जाएगा। और CH भाभा जो थे ये कार्य खान एवं ऊर्जा थे, यानी ये जो यहाँ लिखा हुआ है कार्य खान एवं ऊर्जा, ये यहाँ आएगा आपका CH भाभा में, तो ये भी गलत है। तो सही हो गया हमारा सेकंड, थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार फिर से रिकॉल करा दें, जॉन मथाई जो थे ये उद्योग और नागरिक आपूर्ति विभाग में थे। लियाकत अली खान को वित्त विभाग मिला था। आसफ अली को रेलवे और परिवहन विभाग मिला था। जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि विभाग मिला था। CH भाभा को कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्रालय मिला था। 74, कुछ आर्टिकल दिया गया है और विषय बताया गया है। बताना है इसमें कितने युग्म सही सुमेलित हैं। तो धन विधेयक की परिभाषा जो है, परिभाषा की बात किया गया है तो ये 110 में है। 112 में तो हमारा बजट यानी कि वार्षिक वित्तीय सम्मेलन है, विवरण है, तो पहला तो गलत हो गया। राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो 155 आर्टिकल के तहत होती है, सही है। राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन जो होता है ये 169 आर्टिकल के तहत होता है। और 6 वर्ष की कम आयु वाले बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो उपबंध है ये आर्टिकल 45 में किया गया है। तो 2, 3, 4 तीनों ही सही हैं, तो 3 सही थे, लेकिन ये धन विधेयक की परिभाषा गलत है, ये 110 में होगा। राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है 155 आर्टिकल के तहत होती है। राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन जो होता है ये 169 के तहत होता है। 6 वर्ष से कम आयु वाले बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध 45 में है।
बाकी ये तीनों ही सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन का चयन करें। राज्य की सीमा परिवर्तन या नाम बदलने के पूर्व संसद को राज्य से अनुमति लेना आवश्यक है। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। संसद का ये पूर्ण अधिकार है कि वह किसी भी राज्य के सीमा में या नाम में परिवर्तन कर सकती है। उपरोक्त परिवर्तन संबंधित किसी अध्यादेश में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है। हाँ, ये सही है। संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता या राज्य के अस्तित्व की गारंटी नहीं दी गई। बिल्कुल सही बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया है कि बिहार है उसका सीमा इतना किलोमीटर का उतना ही रहेगा, तो इसके या वो बिहार रहेगा ही रहेगा। क्योंकि देखिए बिहार से तोड़ करके बिहार और झारखंड को अलग कर दिया गया, तो किसी के राज्य के अस्तित्व की गारंटी संविधान में नहीं दी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। सेवेंटी 76 में देखते हैं हम लोग। रिट है, यहाँ पर रिट का प्रकार है और इसमें बताना हम लोग को कौन से रिट्स में क्या होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण कब जारी किया जाता है? विधि के विरुद्ध जब किसी व्यक्ति को हिरासत में रखा जाता है तो उसके लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट जारी किया जाता है। बिल्कुल सही है। प्रतिषेध जो है ये अधीनस्थ न्यायालय को सुधार संबंधित निर्देश देने के लिए किया जाता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 4। प्रतिषेध यानी अधीनस्थ न्यायालय को सुधार संबंधित निर्देश के लिए किया जाता है। परमादेश, परमादेश सार्वजनिक कर्तव्यों को नहीं निभाने पर परमादेश दिया जाता है। और अधिकार परीक्षा पूछा जाता है कि आपने किस अधिकार से किसी लोक कार्यालय को ग्रहण किया है। तो इस तरह से इसका जो आंसर है वो सी हो जाएगा 1 4 2 3। 77 राज्य के नीति निर्देशक तत्व गैर न्यायिक और विधिक रूप से लागू करने की बाध्यता वाला है। तो गैर न्यायिक और विधिक रूप से लागू करने की बाध्यता, तो बाध्यता तो है ही नहीं। डीपीएसपी जो हमारे हैं वो बाध्यकारी नहीं है, तो ये पहला गलत हो गया। संविधान निर्माताओं के अनुसार देश में व्यापक विविधता एवं पिछड़ापन इसके कार्यान्वयन में बाधक होगा, तो ये बात सही है। तो आर तो सही है लेकिन ए गलत है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 78। मिलान करना है कौन सा संविधान संशोधन में क्या हुआ था। तो 61 संविधान संशोधन जो था, तो ये मतदान करने की आयु थी इसमें 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो ए का 2 हो जाएगा, तो यहाँ से फिर आप एलिमिनेट कर लगा लीजिए, तो ए और बी गलत हो जाएगा, सी और डी में से कोई एक ऑप्शन होंगे। अगेन बी देखते हैं 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो 104 में SC ST के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। तो 104 से 3 याद, ये हो जाएगा आपका। 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था, ये 1971 की जनसंख्या के आधार पर लोकसभा के स्थानों का आवंटन 2026 तक के लिए इसमें बढ़ा दिया गया था। 2026 तक वही रहेगा, तो ये 4th हो जाएगा। और 69 संविधान संशोधन जो था, यह केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली घोषित किया गया था इसमें। तो यहाँ से ये चीज़ हो जाएगा आपका ए का 2, बी का 3, सी का 4। ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगेन एक बार मैं दोहरा देता हूँ। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था वो मतदान देने की आयु 21 ईयर्स से घटा करके 18 ईयर्स कर दिया गया था। 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। और इसी के तहत जो है एंग्लो इंडियन जो था उसको समाप्त कर दिया गया था, उसका आरक्षण। 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1971 की जनसंख्या के आधार पर लोकसभा के स्थानों का आवंटन 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। और 69 संविधान संशोधन के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट, जब किसी विधेयक या संकल्प के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती है तो उस पर मतदान पूर्व चर्चा कराने के लिए कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है। तो जब किसी विधेयक
या संकल्प के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती है तो उस पर मतदान पूर्व चर्चा कराने के लिए गिलोटीन प्रस्ताव लाया जाता है। तो इसमें याद रखेंगे गिलोटीन। नेक्स्ट, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है, जिसे किसी न्यायालय, संसद या राष्ट्रपति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है। धन विधेयक को केवल मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है और धन विधेयक को राष्ट्रपति रोक कर रख सकता है। सत्य कथन का चयन करना है। तो तीनों ही सही हैं। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है, इसे मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है और इसको राष्ट्रपति रोक कर रख सकता है। तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे 81 में,